कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने पहली मर्तबा वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इन्होंने एक वक्फ बोर्ड के लिए एडवाइज़री जारी की है। आइए इस ताल्लुक से जानकारी हासिल करते हैं कि क्या एडवाइज़री है। सर, पहली मर्तबा आपने वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से कोई कदम उठाया है, जबकि वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से लगातार घोटाले और घपलों की खबरें आती रहती हैं। क्या एडवाइज़री जारी की है सर? देखिए, माइनॉरिटी कमीशन को सरकार ने स्टैट्यूटरी पावर्स दे के इस इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया गया है। कमीशन के इख्तियारात और जिम्मेदारी यह है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस हैं कर्नाटक में, चाहे कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो, डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ हो, वक्फ बोर्ड हो, इन तमाम इंस्टीट्यूशन पर निगाह रखी जाए और उनके सेफगार्ड के लिए जो भी कदम उठाना ज़रूरी समझते हैं वो करना चाहिए। और हमको इख्तियारात दिए गए हैं कि मैं सरकार को भी चंद रिकमेंडेशंस कर सकता हूं। तो इसीलिए वक्फ बोर्ड भी ये एक माइनॉरिटीज़ का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इदारा है। तो हमने पहली बार जो है मीटिंग बुलाई और वहाँ के जो कामकाज का जायज़ा लिया, कितने प्रॉपर्टीज़ हमारे पास एनक्रोचमेंट हुए हैं और कितने प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं, हाई कोर्ट में केसेस हैं, ट्रिब्यूनल में केसेस हैं। और मैं जब भी डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया, वहाँ लोग जो है अपने अपने प्रॉब्लम्स को मेरे सामने रखे थे। मैं वो बोर्ड को मालूम कराना चाहता था, इसलिए मीटिंग बुलाया। तो मैंने कहा कि पहला फ़र्ज़ बनता है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी हिफाजत हो, उसकी रक्षा हो। जो मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में सेटल हुए तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो जगह बची है हमारी, इस जगह को भी अगर हम बचा लेंगे तो जो हमारे बुज़ुर्गों ने इतने वैल्यूबल प्रॉपर्टीज़ को जो वक्फ किया है, सिर्फ एक इरादे से कि हमारे कौम के बच्चों के लिए एजुकेशन मिले, हमारे बच्चों की तरक्की हो। आपने पहले भी वक्फ बोर्ड से एक इन्फॉर्मेशन मांगी थी, क्या वो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है? इन्फॉर्मेशन दिए हैं। आज तो यहाँ सीईओ को यहाँ पे आना था, उन्होंने मिनिस्टर के साथ मीटिंग है बोल के चले गए हैं। फिर भी 90% वो रिपोर्ट लाए हमारे पास। सरसरी तौर पर अगर बताना चाहें तो क्या अहम मुद्दे थे जो आपने पूछा था और उन्होंने बताया? देखिए, हमने पूछा था तुम्हारे पास वक्फ के कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, कितनी जायदाद जो है टोटल तुम्हारे कब्ज़े में है, कितनी एनक्रोचमेंट हुई है, ये सारा रिपोर्ट हमने मांगी है। और कितने जगह एडमिनिस्ट्रेटर के लिए तैनात किए गए हैं, और वक्फ बोर्ड कैसा चल रहा है, कितने ग्रीवेंसेस आ रहे हैं, ये सारे रिपोर्ट के बारे में सारे रिपोर्ट्स हमने पूछे थे। तो उन्होंने आज स्टेटमेंट भी मुझे लगा कि दिए, और हमने डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ जो हैं वो कैसे काम कर रही हैं, उनको हानोरियम और गवर्नमेंट का फ़ंड कितना मिला है, और इनकी मंथली इनकम कितनी है, सालाना इनकम कितनी है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो पैसा जो रेवेन्यू आएगा उनको उसका 7% वक्फ बोर्ड को देना पड़ेगा। सर, अभी आपने कहा था कि तकरीबन 2000 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें नई कमेटी नहीं बन पाई है, उसके ताल्लुक से क्या? इसलिए मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54/5 ऑफ द वक्फ रूल्स के तहत अगर टर्म उस कमेटी का ख़त्म हो गया तो फ़ौरन वक्फ ऑफिसर उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन उसी को चलाना पड़ेगा। जहाँ डिस्प्यूट है, दो ग्रुप्स हैं, उस इंस्टीट्यूशन अगर वो करप्शन के मामले अगर हमारे सामने आए तो इनफाइटिंग है, तो वहाँ पे हम जो है उस कमेटी को बर्खास्त करके एडमिनिस्ट्रेटर को डाला जाए। ये काम तो चल रहा है
और यहाँ पर जो है इन्फ्लुएंस में आकर जो है चंद कमेटी को जो है टर्म होने के बाद में वो कमेटी कंटिन्यू नहीं हो सकती। यहाँ मनमानी भी चल रही है, उस कमेटी को तुम रिन्यू कर रहे हैं। और 2000 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं वहाँ पर अपने मजल पावर के ऊपर जो है उन्होंने वही कमेटी को रखकर जो है काम चला रही है। ना वक्फ बोर्ड के ऑफिसर जाकर वहाँ पर अपने कब्जे में एडमिनिस्ट्रेशन लिया, ना एडमिनिस्ट्रेटर को पोस्ट किया गया, ना उनका बराबर हिसाब किताब आपके पास है। तो ये सारा मामला ठीक कैसे होगा सर? ठीक होने के लिए हमने कहा है कि जो है तुम्हारा जो वक्फ बोर्ड है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड है, तुम डिसेंट्रलाइज कर दो। तुम जो है 4 डिवीज़न में स्टेट को बांटो, एक हैदराबाद कर्नाटका, एक बॉम्बे कर्नाटका, एक मैसूर सदर्न कर्नाटका, तीसरा बेंगलोर। वहाँ पे तुम्हारा वक्फ बोर्ड के फुल फ्लेज ऑफिस हो, स्टाफ हो। वहाँ पर एक तहसीलदार ग्रेड का एक ऑफिसर को तुम तैनात करना चाहिए। बेलगाम से, गुलबर्गा से लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आना है तो 3 दिन यहाँ पर बैठना होगा, 3 दिन उनके ट्रैवलिंग अलाउंस, उनका खर्च, ये सारी चीज़ें इनकन्वीनियंस का। ये तो एडवाइस बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वक्फ बोर्ड में इलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। अब तक जो है चेयरमैन नहीं बना है, बोर्ड कंप्लीट नहीं है। देखिए, मुतवल्ली का इलेक्शन होना है पहले। हमारे यूसुफ साहब जो साबिक चेयरमैन थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, तो उसके बाद में जो है फिर से मुतवल्ली का इलेक्शन होना है, तो उसके लिए वोटर्स की लिस्ट फिर से बनना चाहिए, सारा प्रोसेस लगता है। उसके बाद में नोटिफिकेशन होना है। मिनिस्टर इंटरेस्टेड नहीं है शायद इलेक्शन कराने के? नहीं, अभी मिनिस्टर को हमने बोले हैं, मिनिस्टर जो है तैयार हैं। ये कार्रवाई इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगी। एक और सवाल इससे हटके, अभी तक बोर्ड के मेंबर्स नहीं बने हैं, चाहे माइनॉरिटी कमीशन हो या KMDC हो या उर्दू एकेडमी हो, पूरी एकेडमी नहीं बनी है, जबकि दूसरे एकेडमी बन चुके हैं। मिनिस्टर से कई बार हमने सवाल किया, अब तक इसका हल नहीं निकल रहा, वजह क्या है? देखिए, जहाँ तक ये नॉमिनेशन का सवाल है, आपको मालूम है कि रियल लाइफ में हर आदमी कुछ ना कुछ बनना चाहता है। अलग अलग MLA से, मिनिस्टर से, उनके फॉलोअर्स की तरफ से जो है रिकमेंडेशंस आ रहे हैं। एक नॉमिनेशन के लिए 50-100 रिकमेंडेशंस हैं। अब एक को दिए तो एक जो है खफा हो जाते हैं, तो इसलिए ये एक्सक्यूज कहीं ना कहीं सही नहीं बैठ रहा, क्योंकि कनाडा एकेडमी में भी ऐसा ही होता है। सेशन की बात करने का इरादा था। अभी परसों ही मैं येडियुरप्पा जी से मिला हूँ, उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ये कंप्लीट करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। वक्फ बोर्ड में जो घोटाले हो रहे हैं, पहले जो घोटाले हैं वो अलग है और अब भी हो रहे हैं, बहुत सारे एलिगेशंस अब भी लगाए जा रहे हैं। घोटालों को रोकने के लिए आपने कोई टास्क फोर्स की बात कही है, जो पहले भी बजट में कहा गया था लेकिन अब तक नहीं बनी। उस ताल्लुक से क्या भी एडवाइजरी, आपने कुछ एडवाइजरी दी है? देखिए, ये कमीशन भी एक ऐसा इदारा है, मैं गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। द चेयरमैन ऑफ द माइनॉरिटी कमीशन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, और इट इज माई ड्यूटी टू मॉनिटर दीज इंस्टीट्यूशंस। हम भी जो है चील की निगाह इनके ऊपर रखे हैं। ऐसे मामले में मुझे इख्तियारात हैं कि अगर कहीं घोटाला हुआ, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, प्रेमा फेसी केस है, तो हम जो है CID को भेजने के इख्तियारात मुझे ही, डायरेक्ट में भेज सकता हूँ। लेकिन सर हर हफ्ते घोटाले हो रहे हैं। मगर क्या है, ये कोरोना की वजह से हमारा टाइम जो है लास्ट ईयर भी जो है कम से कम 7-8 महीने ज़ाया हो गया। नहीं बोलो तो अब तक मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का विज़िट करता था, लोगों से मालूमात होते, घोटाला जहाँ भी है इंक्वायरी ऑर्डर कर सकता हूँ मैं, करेंगे जहाँ तक। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बेलहली की ज़मीन के ताल्लुक से आपने कोई जानकारी दी है क्या? बेलहली की जगह में, जो बेलहली की जगह जो है पूरे 600 एकड़ की जगह उस ज़माने में मैसूर महाराजा ने ये गांव ही दे दिया था। अब पूरी एनक्रोच हो गई, थोड़े लोग जो है NOC इशू करे हैं, ये बहुत बड़ा घोटाला है। अब वहाँ पे 60 एकड़ जगह बची है बोल के मालूम हुआ है। छोटे मोटे लिटिगेशंस हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर को, तहसीलदार को यहाँ बुलाऊंगा, इसके बारे में लैंड हमारे हवाले करने के लिए जो भी कदम उठाना है वो कदम मैं ज़रूर उठाऊंगा। और लैंड अगर मिल गई तो मैं समझता हूँ कि बेंगलोर में 60 एकड़ जगह, बेंगलोर के आउटस्कर्ट में कहीं भी नहीं, अगर कम से कम ये 60 एकड़ जगह वक्फ बोर्ड को मिल गई,
ये भी एक ही कैंपस के अंदर जो है मेडिकल कॉलेज भी चलेगी, इंजीनियरिंग कॉलेज भी चलेगी, यूनिवर्सिटी बनेगी, तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी बनाई जाएगी, सारे इंतजामात तुम्हारे लिए वहाँ पर करेंगे। सर, पिछली हुकूमत में मिनिस्टर ने ऑफिसरों के साथ में दौरा किया था बिडल्ली की ज़मीन का। उस वक्त भी 60 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन आज तक वो एक्वायर नहीं हो पाई है। जो ज़मीन खाली है उसी को एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर पूरी ज़मीन कैसे लेंगे? देखो, मिनिस्टर साहब ज़मीर साहब वहाँ पर गए थे, डीसी तहसीलदार को लेके गए थे। उनको डायरेक्शन भी दिया गया था कि ये जगह हमको फ़ौरन वेकेट करा के हैंड ओवर करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने तहसीलदार को हिदायत दी थी कि इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट भेजो। अभी तक वो रिपोर्ट नहीं भेजे, क्या वास्ते नहीं भेजे मुझे मालूम नहीं। मैं जो है काम जो है कंटिन्यू करूँगा और तहसीलदार को इधर बुलाऊँगा, डीसी को बुलाऊँगा। वो क्या है देख कर, अगर इतनी भी जगह हमारे लिए बेंगलुरु में मिल गई तो ये बहुत बड़ा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट बन जाएगा। बिल्कुल। साथ ही साथ ज़मीन हासिल करने के साथ साथ जो ज़मीन को एनओसीज दिए हैं, इस ताल्लुक से भी इंक्वायरी होनी चाहिए हाई लेवल पे। ज़रूर, वो देख रहा हूँ, मैं रिपोर्ट पूछा हूँ। उसमें क्या है, सीआईडी की इंक्वायरी को गई थी, सीआईडी में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो पूरे चीज़ें मंगा लेकर अगर कहीं फिर से रीओपन करने का मौका मिला तो उसको रीओपन करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल अजीम साहब। इनका कहना है कि वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जो भी मुमकिन है वो कार्रवाई करेंगे। इन्होंने कई ऐसे एडवाइजरी दी हैं जिससे वक्फ बोर्ड को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचेगा, चाहे वो डिविजनल वाइज वक्फ बोर्ड को डिवाइड करने का मामला हो, चाहे वो वक्फ प्रोटेक्शन, वक्फ की ज़मीनों को बचाने का मामला हो। इन्होंने कई ऐसे एडवाइजरी जारी की हैं जिससे कहीं ना कहीं बोर्ड को फ़ायदा होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जितने भी फैसले होते हैं, जितने भी एडवाइजरी मिलते हैं, वो सिर्फ ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। लेकिन पहली बार कमीशन अगर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो देखने वाली बात होगी कि क्या किस तरह से इस पर कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।